आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी ऑफ इंडिया। ये क्लास 12th का सब्जेक्ट है, लीगल स्टडीज उसका टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर प्राइमरीली हमें पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया की जुडिशरी का कैसा सिस्टम है, कैसे उसकी हायरार्किकल सिस्टम है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम का फीचर है, कैसे हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट विद हम पहले पढ़ते हैं कि हमारे जुडिशरी का हायरार्किकल सिस्टम किस तरीके का है। सबसे ऊपर हमारे यहाँ पर आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी एपेक्स कोर्ट जो सबसे ऊपर होती है। इसके नीचे हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सब के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के अंडर आते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर उस स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट्स हैं वो आती हैं। या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ना बोल के हम इसको अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोले तो वो बेटर रहेगा। और यहां से नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी हमारा और हायरार्किकल सिस्टम है, जो जूनियर कोर्ट्स हैं यानी सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो इनके अंदर आते हैं। अब यहाँ समझने की चीज ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों मैटर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मैटर सुनने के लिए इक्विप्ड होती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट और इसके नीचे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का यानी सिविल और क्रिमिनल केसेस के मैटर्स अलग अलग कोर्ट्स में चलते हैं। तो जब अगर हम यहाँ पर हम ले लेते हैं सिविल और इधर लेते हैं क्रिमिनल, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो डेजिग्नेशन है सिविल के अंदर तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही रहता है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स के केसेस के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उनका नाम हम बोलते हैं सेशन कोर्ट्स। यानी अगर कहीं पर भी मैटर वर्ड यूज किया जा रहा है सेशन कोर्ट, इट मींस इट इज फॉर द हियरिंग ऑफ क्रिमिनल केसेस ओनली। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट केस कोर्ट्स के नीचे हमारे जूनियर कोर्ट्स आते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं। तो अगर हम इनके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ आए या इनके इसी तरीके से जैसे अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो इसी के नीचे चले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ठीक नीचे जो हमारा कोर्ट आता है उसको हम बोलते हैं सीनियर सिविल जज। ठीक है, सीनियर सिविल जज के नीचे जो आता है उस कोर्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सिविल जज। और प्रिंसिपल सिविल जज के नीचे आता है जूनियर सिविल जज। तो ये हमारी हायरार्की हो गई सिविल कोर्ट्स के लिए। अगर हम अब चले क्रिमिनल केस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट यहाँ तक कॉमन है, इसके नीचे सेशन कोर्ट के इमीडिएट नीचे जो हमारा कोर्ट आती है उसको हम बोलते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल जज। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे हमारा आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और इनके भी नीचे आते हैं सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये हमारा सिविल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हमारा मेन जुडिशियल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ये हो गया जो मेन जुडिशियल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कोर्ट्स की सपोर्ट सिस्टम के तौर पर या ये कह लीजिए कि उनकी हेल्प के तौर पर, क्योंकि बहुत हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत तरीके के केसेस आते रहते हैं और कोर्ट्स का स्ट्रेंथ उतना बड़ा नहीं होता है, तो कई मैटर्स ऐसे भी होते हैं जहां पर कि हमें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है सो एज टू
हियर द केस ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस, और उन पर्टिकुलर लॉज की जिनको ज्यादा जानकारी हो। इस तरीके के सेटअप को हम बोलते हैं सेमी या क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स। जैसा कि इसका नाम बताता है, सेमी मतलब आधा, क्वासी भी मतलब आधा, यानी कि जो पूरी तरीके से जुडिशियल कोर्ट्स नहीं है, यानी पूरी तरीके से लॉफुल कोर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास सर्टेन राइट्स अवेलेबल होते हैं टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, टू हियर द केस एंड टू प्रोनाउंस सर्टेन जजमेंट्स। इन तरीके के कोर्ट्स में और जो हमारे रेगुलर जुडिशियल कोर्ट्स है उनके अंदर एक मेन जो डिफरेंस आता है वो ये होता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितना जो हमारा पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर है, इन कोर्ट्स के अंदर जो हेड करता है, यानी जो डिसीजन देते हैं, वो प्रॉपर जुडिशियल पर्सन होते हैं, वो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। उन्होंने लीगल स्टडीज पढ़ी होती है और अपने एग्जाम्स क्लियर करके जो भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उनको क्लियर करने के बाद वो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट मतलब उनको पोजीशन मिलती है। लेकिन क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स के अंदर जनरली जो हेड कर रहे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन यानी कि आईएएस या इस तरीके के लोग होते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो उस पर्टिकुलर टाइप के सेटअप की अच्छी नॉलेज रखते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे सीएटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट का जो मेन पर्पस है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे रिलेटेड केसेस का। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की अपनी कोई ग्रीवेंस है, कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कुछ केस चल रहा है, उस तरीके के हेयरिंग्स के लिए, या किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, उन तरीके के मैटर्स के लिए कैट करता है। तो इसी तरीके से एक होता है सैट, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए कैट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सैट हो गया। इसी तरीके से आप अक्सर सुनते होंगे टीडी सैट। टीडी सैट होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रिलेटेड केसेस है उन्हीं को हेयर करते हैं। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा एनजीटी, यानी आजकल इसका तो इनका बहुत नाम भी आ रहा है, बहुत आप न्यूज़ में सुनते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी प्राइमरीली वो केसेस हेयर करती है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इस तरीके से हमारे और भी हैं, आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो इस तरीके के जो एक सेटअप है वो एक अलग पैरेलल सेटअप चलता है हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर के अलावा, और ये हमेशा एक सपोर्ट मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इन अथॉरिटीज के जो केसेस होते हैं, जो उनमें डिसीजन प्रोनाउंस होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं लेकिन अपीलेबल भी होते हैं। बोथ इधर पार्टी यानी प्लेंटिफ या रिस्पोंडेंट, दोनों में से कोई भी जो भी अपने आप को एग्रीड फील करता है, दे कैन अपील बिफोर हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दीज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है किस तरीके का। तो अब हम चलते हैं इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने के लिए। तो इनकी डिटेल अगर हम पढ़ने चलेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे हाई कोर्ट्स का सेटअप कैसा है, वहाँ जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह कैसे अपॉइंट होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटीज क्या हैं, क्या पर्पस है और किस तरीके से वो फंक्शन करती है। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1950 on 28th of January। ये डेट आपको बड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप देखिए 26 जनवरी को इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 दिन बाद 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। इससे पहले यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस टिल द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई तो कोर्ट थी, वो कोर्ट थी जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर के टाइम की चलती आ रही थी।
उन कोर्ट्स का नाम होता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा एक होती थी प्रीवी काउंसिल। ये दोनों ब्रिटिशर्स के टाइम की ही कोर्ट्स थी और इन दोनों कोर्ट्स को रिप्लेस किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑन 28 जनवरी ऑफ 1950। ये दोनों कोर्ट्स उस समय कोलकाता में हुआ करती थी और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो आपको पता ही है न्यू दिल्ली के अंदर बेंच है। सुप्रीम कोर्ट की एक ही बेंच है, एक ही कोर्ट है, इनकी कोई पैरेलल बेंच है कोई और तरीके से कुछ किसी और स्टेट में कोई बेंच नहीं है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन किया गया सुप्रीम कोर्ट का तो इट हैड स्टार्टेड ओनली विद 7 जजेस, बट एज द टाइम प्रोसीडेड, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, they had increased their strength now to a present level of 30 plus 1, which is 30 judges and 1 chief justice of India। तो आज की डेट में हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जजेस हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना चाहिए। जो कोर्ट्स लगती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो हाई कोर्ट की हो, दोनों केसेस के अंदर जनरली एक तो होती है 1 पर्सन जज, जिसको हम बोलते हैं सिंगल जज बेंच। क्या बोलते हैं उसे? सिंगल जज बेंच। सिंगल जज बेंच के अंदर जैसे नाम सजेस्ट करता है ओनली 1 जजेस है। इसी तरीके से एक होती है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन बेंच, यानी जिसके अंदर 2 जजेस होते हैं। 2 से ऊपर भी जजेस हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो चीफ जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द केस हम स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू हियर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस। एक और बेंच होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मेन काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स को सुनना। तो इसमें जनरली आप समझ सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर है तो जनरली इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व नहीं होते, या तो 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होती है, सेंटर और स्टेट्स इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके की बेंच जनरली 5 जजेस से कॉन्स्टिट्यूट होती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी ऑफ केसेस मैक्सिमम 13 जजेस कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो ये हमने कुछ ब्रीफ बस आपको आइडिया देने के लिए है। जनरली डिवीजन बेंच का काम होता है अपील वाले केसेस हियर करने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनरली आपके डबल बेंच चलती है, डिवीजन बेंच चलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जनरली अपीलेट अथॉरिटी है, वो इंडिविजुअल डायरेक्ट केसेस बहुत कम लेती है। कौन से लेती है वो हम आगे बढ़ेंगे। सिंगल जज बेंच हाई कोर्ट्स में प्रोमिनेंटली आपको देखने पड़ती है, उनको मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए अलग अलग तरीके के बेंचेस। अब हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। या उससे पहले हम थोड़ा सा रुकिए, हम थोड़ा और कुछ पढ़े और उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजंस किए टू इंश्योर कि हमारी जुडिशरी सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, कोई किसी भी तरीके का बायसनेस के चांसेस न रहे। तो उसके लिए क्या है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर माने गए हैं, जिसमें से एक जुडिशरी है, एक इलेक्शन कमीशन है, ब्यूरोक्रेसी है और लेजिस्लेशन जो कानून बनाती है। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर का एपेक्स कोर्ट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्योरली हर जगह ये इसके लिए प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं कि ये काम किस तरीके से करेंगे। प्रोमिनेंटली सुप्रीम कोर्ट के कामों को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको एक को आप बोलते हो एडजुडिकेटर, यानी कि वो डिसीजन देगा, केसेस को सुनेगा। एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब हो गया कि कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कई प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको लेके कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है।
दो तरीके के ओपिनियन बन जाते हैं। तो उस तरीके के केसेस के अंदर या कोई नया लॉ कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है कि इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रूल आता है जो इंटरप्रिटेशन देती है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या किस तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा इनका एक मेन रोल होता है एडवाइजर का। एडवाइजर सुप्रीम कोर्ट काम करती है जनरली ऑन द बिहेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई किसी पर्टिकुलर केस के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एडवाइस मांगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के से। एडवाइजर होने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अगर सपोज कोई रेफरेंस भेजा जाता है चाहे प्रेसिडेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सुप्रीम कोर्ट को उस केस में ऐसा लगता है that this particular advice is being sought purely on the basis of political motives and it has nothing to do with social cause or the society at large, then they may refuse to give advice. तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एडवाइजरी के केस में वो मे चलता है, यानी कि they have all discretion to advise or not to advise, ठीक है, they are not bound to give advice। और चौथा मेन इनका काम जो होता है वो एज ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनका मेन काम हो जाता है टू एक्ट एज एन एम्पायर, टू सी दैट एवरीथिंग व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो भी हमें फ्रीडम्स मिली हैं, whether those fundamental rights are being made available to a common citizen or not, तो वो एक रोल हो गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के पास जो प्राइमरली उनके पास 4-5 तरीके के जो अधिकार है, उनमें से एक आता है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 131 जो है उससे सुप्रीम कोर्ट को ये राइट मिलता है कि वो डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को हियर करे, स्टेट या स्टेट्स को हियर कर सकती है, या डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स यानी स्टेट वर्सेस स्टेट, इस तरीके के केसेस के यानी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको हियर कर सकती है। जैसे आजकल बहुत न्यूज में आप सुन रहे हो कावेरी रिवर का जो एक डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 जो उसको राइट अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट उनके उस आर्टिकल के अंदर उस केस की हियरिंग करते हैं। इसके अलावा एक राइट है आर्टिकल 32 के अंदर, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको ये प्रोवाइड किया है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉमन सिटीजन को अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केस को हियर करें। यानी कि कहीं पर भी अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है, कोई ऐसा सर्कुलर लेके आती है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन लेके आती है, कोई ऐसा बाई लॉ बनाती है, कोई ऐसी अमेंडमेंट करती है लॉ के अंदर जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता हो, उन केसेस को हियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज इक्विप्ड। ऐसे केसेस के लिए अ पर्सन इज नॉट सपोज्ड टू फॉलो द कंप्लीट हायरार्की right from the junior most court to the supreme court. They may directly approach the supreme court for the protection of their fundamental rights. ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो कुछ भी डिस्प्यूटेड मैटर्स को, कुछ भी जो कि जो उनसे लोअर कोर्ट है यानी हाई कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल जिन्होंने जो भी इंडिया के टेरिटरी के अंदर सिचुएटेड है, उन्होंने कोई डिसीजन दिया, उन डिसीजन के अगेंस्ट वो अपील कर सकती है। ठीक है, तो वो आर्टिकल यानी कि अपील अगेंस्ट एनी ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट situated within the territory of India
विद इन इंडियन टेरिटरी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। इसके लिए उनके पास एक स्पेशल राइट होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि कोर्ट at its own discretion, the Supreme Court at its own discretion may grant a special leave for filing of a case before it, और इसके साथ ही उनको इसमें वो एक बोलते हैं रिट फाइल करना, रिट राइट फाइल करने का राइट भी उनके पास होता है। तो रिट्स कितने तरीके की होती है वो अभी आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में टॉपिक आएंगे। इसके अलावा ये तीन तो आर्टिकल हमने पढ़े, आर्टिकल 131, 132, 136 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 143 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जिसका मैंने अभी डिटेल में आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है टू हियर सच केसेस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के इंस्टेंसेस इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत ही कम है। देयर आर हैंडफुल ऑफ इंस्टेंसेस जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के केसेस को हियर किया हो। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली एक केस हुआ था जबकि आसाम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल राइट इन्वोक कर दिया, प्रेसिडेंशियल रूल इन्वोक कर दिया था। उसके अगेंस्ट फिर बाद में हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को चेंज कर दिया और वहां पर रीइंस्टेट कर दी जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी। उसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो प्रेसिडेंट के पास जाते और प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट को जब के पास जब भी कोई ऐसा मैटर जाता है जनरली, क्योंकि ही इज नॉट अ लीगल पर्सन, ही विल सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू द अटॉर्नी जनरल, या अटॉर्नी जनरल अगर उसमें राय दे सके तो वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मैटर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इट्स अ लॉन्ग रूट। दूसरा तरीका होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और उनसे बोले कि आप हमें प्लीज इंस्ट्रक्ट कीजिए आज टू हाउ टू प्रोसीड। तो दोनों मेथड अंडर आर्टिकल 143 आते हैं, लेकिन दोनों ही मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्योर डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास वेदर टू हियर सच केसेस और नॉट। अगर उनको लगता है कि इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा है, सोसाइटी एट लार्ज का मोटिव कम है या नहीं है, तो वो मना कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने आगे पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं, किन किन तरीके के केसेस को वो सुनते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, इससे आगे हम इससे पहले कि हम इंडिया के मेन लॉ ऑफिसेस के बारे में पढ़े या अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस के बारे में पढ़े, एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि आपने हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसे क्या सैलिएंट फीचर है, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी। क्या सैलिएंट फीचर है हमारी जुडिशरी के? सबसे पहला, हमारी जो जुडिशरी है उसका जो पहला फीचर है वो गवर्न होता है बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा देश फेडरल, और वैसे हम उसको फेडरल बोलते हैं बट इट इज अ ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल का मैं आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करा देता हूँ। फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है, फेडरल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इसकी प्राइमेसी कंडीशन होती है। दूसरा, अब जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मिलकर के एक नेशन बना रहे हैं, एक कंट्री बना रहे हैं, उन सभी स्टेट्स के पास अपने राइट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, टू डिसाइड अपॉन देयर ओन स्टेट्स। यूनिटरी के अंदर उनके पास सारा स्ट्रक्चर पूरा सेपरेट चल रहा होता है, यानी कि उनकी जुडिशरी भी एकदम सेपरेट होती है, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरा सेपरेट होता है। यहाँ तक कि सिटीजनशिप ऑफ देयर सिटीजंस इज ड्यूअल, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की भी होगी। इंडिया ने एक ब्लेंड ऑफ दीज टू किया। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके पास अपनी ऑटोनॉमी है टू डिसाइड अपॉन टू रन देयर स्टेट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट हैव separate judicial structure above high court. तो high court is the apex court for a particular state, but जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो इंडिया के अंदर एक ही कोर्ट है। अब इसी तरीके से जब आप आगे चलेंगे तो हमारा जो इंडिया स्ट्रक्चर है वो चलता है कस्टमरी लॉ सिस्टम। कस्टमरी लॉ सिस्टम, कस्टम जैसे आप समझ गए, कस्टम का क्या मतलब हो गया, आप बोलते हैं ना रीति रिवाज,
एक जनरल टर्म के अंदर रीति रिवाज उसका टर्म हो गया, यानी कि हम जो भी कुछ करते आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी हमने हमने अब हमारे बड़ों ने किए, फिर हमने किए, अब हमारे बच्चे करेंगे, तो जो भी कुछ हम लोग करते जा रहे हैं वो एक रूल, सेट ऑफ रूल बन जाता है जिसको हम फॉलो करते हैं फॉर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस। सिमिलरली कोर्ट्स के अंदर जब भी कोर्ट जैसे कुछ प्रोनाउंस करती है, जो भी हियरिंग्स होती है, जो डिसीजंस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, जो भी क्लैरिफिकेशंस आते हैं, वो क्लैरिफिकेशंस बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ। यानी कि जो भी अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजंस दिए तो उस हाई कोर्ट प्लस उससे रिलेटेड जो भी उसके अंडर हाई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं, उन कोर्ट्स के लिए वो प्रोनाउंसमेंट्स, वो ऑर्डर एक तरीके का एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरीके से काम करता है, जस्ट लाइक जैसे हमारा लॉ एज पर स्टैट्यूट जो प्रोवाइडेड है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे सारे डिसीजंस और सारे प्रोनाउंसमेंट्स उस लॉ का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसके अगेंस्ट जो इसका ठीक ऑपोजिट है, जो उल्टा है, जो दूसरी कंट्रीज कई जहां पर है, उसको बोलते हैं सिविल लॉ केसेस। सिविल लॉ केसेस के अंदर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स या ऑर्डर को कोई उनको वैल्यू नहीं दी जाती। उनके हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से ओनली लेजिस्लेशन इज इक्विप्ड और परमिटेड टू मेक अ लॉ। तो जो लॉ में लिखा है, जो लेजिस्लेशन ने पास करके एक लॉ बना दिया, बस वही लॉ है। वहां पर जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आ रही हैं उनको कोई उनका वेटेज नहीं मिलता। इस तरीके का केस जनरली ये जो लॉ है, ये रशिया के अंदर, जर्मनी के अंदर और यूरोप के अंदर प्रोमिनेंटली ये फॉलो किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा सैलेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं एडवर्सरियल सिस्टम। एडवर्सरियल सिस्टम का मतलब होता है, एडवर्सरियल सिस्टम के अंदर जजेस अनबायस्ड होते हैं। ठीक है, वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लीगल हियरिंग। उनके सामने किसी भी मैटर से रिलेटेड जो एविडेंस आते हैं, जो लॉ से रिलेटेड जो भी उनके प्रोविजंस उनके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं इन सपोर्ट विद द एविडेंसेस, वो उनके बेसिस पे डिसीजन देते हैं। ठीक है, वो खुद उस केस का हिस्सा नहीं बनते, वो एक न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं और जो उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है उसी के बेसिस पे डिसीजन दिया जाता है। इसीलिए जैसे आप आप नोट सुनते भी होंगे कि अदालत जो है, कोर्ट्स जो है, वो एविडेंस के ऊपर डिसीजन देती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हम इंडिया में फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारे जजेस डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग। वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। आप उनके सामने जिस तरीके से केस अपना आपका लॉयर प्रेजेंट कर पाएगा, उस तरीके से आपका डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर वकीलों की यानी एडवोकेट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। इसके ठीक अगेंस्ट जो दूसरा सिस्टम है उसको बोलते हैं इंक्विजिटोरियल लॉ, इंक्विजिटोरियल सिस्टम। इंक्विजिटोरियल सिस्टम ठीक इसका उलट है। जैसे यहाँ जजेस न्यूट्रल होते हैं एडवर्सरियल में, इंक्विजिटोरियल के अंदर जजेस बिकम ए पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग। जजेस हैव ऑल राइट्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, टू फोरसी दैट इन्वेस्टिगेशन, और उसके बेसिस पे जो भी कोई डिसीजन आएगा वो डिसीजन दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, जजेस डजंट बिकम रिमेन न्यूट्रल, और वो अनबायस्ड नहीं रह पाते, वो फिर वो बायस्ड हो जाते हैं। भाई अब जैसे जैसे प्रोसीडिंग बढ़ती जा रही है तो उनके एक माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है और उस माइंडसेट के बेसिस पे ही अल्टीमेटली वो फिर डिसीजन दे देते हैं। तो यहाँ पर ये प्राइमरली ये दो मेन डिफरेंस है हमारे, ये दो हमारे सैलेंट फीचर्स हैं हमारे लीगल सिस्टम के। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बात है वो तो हम कर ही रहे हैं, और जिसके लिए मैंने आपको पहले आर्टिकल्स बता दिए। तो यहाँ के आगे अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया हमारे लीगल सिस्टम का, हमारे जुडिशरी का। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके की पोजीशंस बनाई हैं। अभी जैसे लॉ, जैसे कोर्ट्स बन गई, उनमें जजेस भी अपॉइंट हो गए, जजेस के सामने केस करने के लिए एडवोकेट्स भी हो जाते हैं। अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बन रही है वो लेजिस्लेशन से बन रही है,
दोज आर द पीपल हु हैव बीन चोजन बाय यू, बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया, और वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको ओपिनियन देने के लिए लॉ ने दो पोजीशंस प्रोमिनेंटली बनाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हम उन्हें बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे क्या आ जाता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और सेम पोजीशन जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाती है तो उनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, एडवोकेट जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल पर्सन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का फर्स्ट लीगल पर्सन कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसी तरीके से स्टेट का फर्स्ट लीगल पर्सन कौन होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इनके नीचे इनको असिस्ट करने के लिए एक पोजीशन होती है जिसे हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके नीचे 4 होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं हुई है। दैट हैज बीन, दीज पोजीशंस हैव बीन क्रिएटेड बाय वे ऑफ न्यू रूल्स, by the rules created by the central government। ठीक है, रूल्स से इनकी पोजीशंस क्रिएट की गई है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो काम होता है वो काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफरेंट जो भी उनके पास टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड उनको एडवाइस करना, उनको गाइड करना। टू रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कोर्ट्स। अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यूज को, उनके ओपिनियन को, या उनका जो भी डिसीजन बन रहा है उस डिसीजन को एक किसी भी मैटर पे उनको कोर्ट के सामने रखना। इस राइट को बोला जाता है, सॉरी, और इससे रिलेटेड होता है कि वो अपने बात को जाके बोल भी सकते हैं, मतलब प्रेजेंट करना सिर्फ पेपर पे नहीं, दे कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड वहां पर आप व्यू पॉइंट रख सकते हैं। उस राइट को बोला जाता है राइट ऑफ ऑडियंस, सुनने का अधिकार। उसके बाद से अधिकार है कि वो उसको यूज करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि आप मेरी बात सुनिए, आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट दिस, टू पुट फॉरवर्ड द व्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर यू। इसके अलावा एक राइट और होता है अटॉर्नी जनरल के पास कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बट विदाउट वोटिंग राइट। किसी भी मैटर के ऊपर पार्लियामेंट में अगर वोटिंग होती है और वहां पर अगर अटॉर्नी जनरल उस समय प्रेजेंट है, देन ही हैज नो राइट टू वोट, बट he can be a part of that proceeding, or if required, if the house requires, he may be allowed to speak or to put his views before the house। तो ये उनके पास मेन राइट्स हो गए। सेम इसके इधर उलट एडवोकेट जनरल के हो जाते हैं। एडवोकेट जनरल यानी कि he has to give right opinion to the state government,
और वो भी कोर्ट्स में अपने स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके पास भी राइट ऑफ ऑडियंस होता है। अब हम चलते हैं इसके आगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किसे किया जा सकता है, हु ऑल आर एलिजिबल टू एक्ट एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर नटशेल में अगर हम बोले, मेन डिटेल आगे चलेंगे, नटशेल में अगर हम बोले एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आप जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा सेम वही सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से भी रिलेट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट करता है। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट की कंसेंट से ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, और एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, यानी कि स्टेट हेड कौन होगा? गवर्नर। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट विल अपॉइंट एडवोकेट जनरल। तो यहाँ हमने मेन जो लीगल पोजीशंस हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, जुडिशरी के अंदर, ये हमने पढ़े। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स दी अब हम आगे चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि हमारे लीगल सिस्टम के अंदर ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो जूनियर कोर्ट्स की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एग्जाम्स वगैरह होते हैं और जो भी जैसे मिनिमम लीगल लॉ पढ़ा होना चाहिए और फिर उसके बाद उन्हें जुडिशरी के एग्जाम क्लियर करने होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो अलग तरीके से होती है। कैसे होती है? अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये होता है कि पहला, he should be a citizen of India। ठीक है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, that person should have worked as a judge of a high court for 5 years। हाई कोर्ट जज के तरीके से काम क्या होना चाहिए, या तो एक जज में और कंसेक्यूटिवली 2 और मोर हाई कोर्ट। जरूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में 5 साल काम किया हो। अगर सपोज ट्रांसफर हो गया दूसरी हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में यानी कंसेक्यूटिव टोटल 5 साल का लगातार अगर एक्सपीरियंस उनके पास है, देन ही बिकम्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। अब यहाँ तक तो जो अपॉइंटमेंट्स है, ये वाला तो अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया तब हो गया यानी कि वो पहले से ही जुडिशरी के एग्जाम करके लोअर कोर्ट्स में अगर आए होंगे और फिर वो प्रमोशन पाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लॉ ने एक और प्रोविजन भी किया है कि अगर कोई आदमी, ऑल्दो ही इज नॉट एन एडवोकेट, नॉट ए जज, बट ही इज एन एडवोकेट, लेकिन उसके पास 10 इयर्स 10 साल या उससे ज्यादा का एडवोकेट की प्रैक्टिस का राइट है, एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट किया है कहाँ पे? हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, सेम पैटर्न में, देन ही बिकम्स एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो ये यहाँ से अब आपको समझ में आ गया कि अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल से ये गवर्न होता है, वो है आर्टिकल 124।
ठीक है। सिमिलरली अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की भी प्रोविजंस हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस ये गवर्न होता है आर्टिकल 217 से। ये कंडीशन सेम है, सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ना हो करके ये आ जाता है कि उनके पास 10 इयर्स और मोर का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर 10 इयर्स या उससे ज्यादा का उनके पास अगर जुडिशियल एक्सपीरियंस है, देन ही बिकम्स एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। और सिमिलरली अगर उनके पास 10 साल या उससे ज्यादा का एडवोकेट इन प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये हमने पढ़ लिया अभी अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं। अब इसके आगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि जज हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की जाए। तो एक तो तरीका वो जो बता दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ आर्टिकल्स फिक्स कर दिए जिससे ये गवर्न होता है कि उनकी क्या अथॉरिटीज है ना। हमने पढ़ा आर्टिकल 131, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136 एंड 143। ठीक है, तो वो तो हमने पढ़ दिया, वो तो एक अलग उनकी इस तरीके से कह सकते हैं आप उनकी जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में बात हो गई। अब एक जज को कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए क्योंकि आप समझते हो कि जजेस जो केस हियर करते हैं उनमें पार्टीज गवर्नमेंट्स भी होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर दिया, कुछ भी डिसीजन दे दिया, तो उनके अगेंस्ट कुछ रिटेलिएटरी एक्शन ना हो। वो कैसे अपने आप को सिक्योर फील करेंगे? क्योंकि अगर वो सिक्योर फील करेंगे तभी वो अनबायस्ड रहेंगे, तभी वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तभी वो अच्छा डिसीजन दे पाएंगे। तो इस चीज को भी इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एडिक्वेट प्रोविजंस किए हैं। और उसमें जो उनको मेन जो प्रोविजन दिया गया है, पहली बात हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम जो एज ऑफ सर्विस है वो 62 इयर्स है और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 इयर्स है। ठीक है, इससे पहले उनको हटाया नहीं जा सकता एक्सेप्ट आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर्स एज प्रेस्क्राइब्ड। उन प्रेस्क्राइब्ड के अंदर क्या होता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट भी दो ही मैटर्स पे चलाया जा सकता है, जिसमें से एक आ जाता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या वो इक्विप्ड नहीं है टू हैंडल दिस असाइनमेंट। तो इसके अलावा वो काम उनका नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो थर्ड प्रोसीजर किया गया कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो भी रिस्पेक्टिव जजेस हैं, आफ्टर रिटायरमेंट they cannot practice in same level court, same और equivalent court। ठीक है, यानी कि अगर कोई आदमी हाई कोर्ट की जज पोजीशन से रिटायर होते हैं तो वो हाई कोर्ट में या उसके नीचे सेम या लोअर और इक्विवेलेंट, यानी कि ना तो वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ही सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं तो फिर वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया क्योंकि जब आप एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हो तो बाय वर्च्यू ऑफ योर डेजिग्नेशन, इवन दो यू आर नाउ रिटायर्ड, आपके लिए एक रिस्पेक्ट बनी रहती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ ड्यूरिंग दैट योर सर्विस टेन्योर दे मे हैव वर्कड विद यू, आपके साथ उन्होंने काम किया है, आपको समझते हैं, तो उसकी वजह से देयर आर चांसेस कि दूसरी कोर्ट्स अपना डिसीजन कुछ इंडिपेंडेंटली ना ले पाए। इस वजह से ये राइट उनसे कर्व किया गया है कि वो इक्विवेलेंट सेम या लोअर कोर्ट्स में जहाँ पर भी वो रिटायर हुए हैं वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते, एज ए एडवोकेट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोविजन किया गया है कि इनकी जो सैलरी है, जजेस की जो सैलरी है, ये एक सेपरेटेड एक
सेपरेट एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे आती है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट किया गया है। इसका मतलब ये है कि इवन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाता है या किसी भी रीजंस के अंदर वजह से अगर कोई राइट सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे 1977 में जब इमरजेंसी भी लगी, इवन एट दैट स्टेज जजेस की सैलरी कैन नॉट बी पुट ऑन होल्ड, जजेस की सैलरी उनको टाइमली मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा दो प्रोविजंस और हैं। पहला ये कि जजेस आर नॉट सब्जेक्ट to investigation by any investigating agencies unless approved या unless followed through a prescribed procedure। वो prescribed procedures क्या है उसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट इतना है कि वो प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लेवल पे या हाई कोर्ट खुद अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और अगर उसमें उनको लगता है कि देयर आर एनफ सब्सटेंसेस, तब वो परमिशन देते हैं। अदरवाइज सियो मोटो उनके किसी भी डिसीजन के लिए, उनके किसी भी एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है हमारे जुडिशियल सिस्टम की इंडिपेंडेंस को। ठीक है, कि वहां पर कभी भी कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो। अब हम थोड़ा चलते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड प्रोविजंस के लिए। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं आज के डेट में करंट प्रैक्टिस क्या चल रही है। करंट प्रैक्टिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। करंट प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को इस समय हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉलेजियम मेथड। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के इसको बोलते हैं कॉलेजियम मेथड। कॉलेजियम मेथड प्राइमरली डिराइव हुआ है थ्रू दी केस लॉज। जुडिशरी ने उसको केस लॉज के बेसिस के ऊपर डिराइव किया है। इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर आज की डेट में ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं दोनों का सेपरेट प्रोसीजर्स। पहले हम करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्लस 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 5 लोग मिलकर अपनी रिकमेंडेशन, मतलब पहले कैंडिडेट को वेरीफाई करके रिव्यू करके जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करने के बाद दे सेंड देयर रिकमेंडेशंस टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपनी रिकमेंडेशंस को प्राइम मिनिस्टर्स के पास भेज देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो इनके पास रिकमेंडेशंस आई हैं उनको वेरीफाई करके अपनी रिकमेंडेशंस के साथ कहां भेज देते हैं, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फाइनल अथॉरिटी होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो यहाँ तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन जब आप हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स की तरफ जाते हो तो हाई कोर्ट, अब जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस के अपॉइंटमेंट का जो होती है वो थ्रू प्रेसिडेंट होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट से की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तो गवर्नर होते हैं। तो वहां कैसे चलता है, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 हाई कोर्ट के जजेस,
ठीक है, ये मिलकर के अपनी रिकमेंडेशन को चीफ मिनिस्टर के पास भेज देते हैं। चीफ मिनिस्टर उस रिकमेंडेशन को गवर्नर के पास भेजते हैं। गवर्नर उस रिकमेंडेशन को यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास भेजते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो भी उनका फुल डॉक्यूमेंट सेट आया होता है राइट फ्रॉम दिस रिकमेंडेशन टिल दिस, वो सारा का सारा भेज देते हैं वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास। ये भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जज उसको देखते हैं। यहाँ 4 थे, वहां 2 रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर से अपना जो भी इनका रिकमेंडेशन होता है उस रिकमेंडेशन को वापस भेज देते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और इस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो ये एक ब्रीफ प्रोसीजर है कॉलेजियम मॉडल के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कॉलेजियम मॉडल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केस स्टडीज या लॉज ये बनाया गया। दिस हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उससे पहले कैसा होता था? तो आप अगर देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू से ही जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन की तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की और उसके लिए एडिक्वेट प्रोविजंस भी किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन शुरू में जब 1958 के अंदर वेंकट चलैया जब चीफ जस्टिस होते थे, में उनकी एक कमेटी बनाई गई थी टू सी दी अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर की कैसा प्रोसीजर होना चाहिए ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और उन्होंने उस समय भी एप्रीहेंशन अपनी रेज की थी कि हमें एक प्रॉपर मेथड डिवाइस करना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस सो एज टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ लॉ। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोला है कि हमें इंडिपेंडेंस रखनी है वो रखने के लिए हमें एक प्रोसीजर डिराइव करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका मिसयूटिलाइजेशन हो सकता है। और ऐसा हुआ भी। बहुत टाइम तक ऐसा रहा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी और लेजिस्लेशन के बीच में ये चीज को लेके बहुत टसल होती रही फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, तो इस चीज के लिए बहुत फेमस एक केस पॉपुलर एक केस आया है माना जाता है जिसको हम बोलते हैं 3 जजेस केस। ये 3 जजेस केस 18 साल के टेनर के अंदर 3 केस आए थे, उनके नाम पे बना। पहला केस जो आया था 1981 में। जब 1981 के अंदर ये केस आया था उस समय से पहले अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए बहुत टसल रहती थी। तो उस समय 1981 के अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो प्राइमरीली जो अथॉरिटी है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस वो जुडिशरी की वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन के पास वो पावर है और उनके पास फुल अथॉरिटी है टू डिसाइड अपॉन टू सेट असाइड द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द कोजेंट रीजन। अब जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो अगले 12 साल तक ऐसा होने लगा कि ऑलमोस्ट मतलब एवरी केस में ऐसा होने लगा कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशंस जाती थी उनको साइडलाइन करके और दूसरी अपॉइंटमेंट होने लगी। अगले 12 साल तक यानी टिल 1993 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने लग गई। इस वजह से 1993 में जब फिर दोबारा से कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के ने जो रिकमेंडेशन भेजी है वो बाइंडिंग होंगी, ठीक है, और प्रेसिडेंट उनको सेट असाइड नहीं कर सकते। अब आप देखोगे इन दोनों केसेस के अंदर बैलेंस नहीं था।
1981 के अंदर जो प्रोनाउंसमेंट आया उसने एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेशन को फुल पावर दे दी और जुडिशरी को साइडलाइन कर दिया, यानी जुडिशरी की रिकमेंडेशन की वैल्यू वेटेज कम कर दी गई। इस वजह से जितनी अपॉइंटमेंट होने लगी वो पॉलिटिकल पोस्ट अपॉइंटमेंट होने लगी। जब 1993 में ठीक इसका रिवर्स कर दिया गया और ये कह दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस को नेग्लेक्ट या अवॉइड नहीं किया जा सकता, उससे फिर ठीक उल्टा होने लगा कि प्रेसिडेंट जस्ट बिकेम अ रबर स्टैम्प, उनको जो रिकमेंडेशन आई वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना ही करना है। तो ये भी एक बैलेंस स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, यहाँ पर जुडिशरी हावी हो गई। पर ये सिचुएशन बहुत लंबे समय तक नहीं चली और 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि रिकमेंडेशन एंड कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, उसको आप एकदम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हो, यानी कि जुडिशरी को भी ड्यू वेटेज मिलनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस बिकॉज दे आर द पर्संस हु अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। और साथ साथ ही एग्जीक्यूटिव पर यानी कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर भी ये चीज थोपी नहीं जानी चाहिए, तो एक कंस्ट्रक्टिव उसके अंदर कंसल्टेशन होना चाहिए। इस चीज के लिए यहीं से कॉलेजियम मेथड डिसाइड हुआ। तो तब यह हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने रिकमेंडेशंस भेजते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, वो अपॉइंटमेंट शुड डिराइव फ्रॉम द प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, प्लूरैलिटी ऑफ, यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस अकेले ही वो रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, वो रिकमेंडेशन शुड बी डिराइव्ड इन कंसल्टेशन विद 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब जब आउट ऑफ 30 जजेस में से 4 जज प्लस 5 जज मिलकर किसी चीज को डिसाइड कर रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हो, यू कैन वेरी वेल अज्यूम दैट द प्रोसेस वाज कंस्ट्रक्टिव एंड वाज नॉट बायस्ड। तो इस प्रोसीजर के थ्रू जब 1998 के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, उसके अंदर सीनियरिटी ऑफ जजेस को बहुत वेटेज मिलने लगी, उनके एक्सपीरियंस को बहुत वेटेज मिलने लगी, ठीक है। तो यहाँ से उनकी जो जुडिशियल स्टैंडिंग जो आ रही थी, जो जितने साल उन्होंने काम किया, वो सारी की सारी वेटेज उनको प्रॉपर मिलने लगी। तो यहाँ हमने कॉलेजियम मॉडल और कैसे कॉलेजियम मॉडल डिराइव हुआ ये हमने पढ़ा। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एक पॉइंट बोला था जहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जब हम बात कर रहे थे, तो एक था रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिमूवल ऑफ जजेस को थोड़ा सा मुश्किल बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सो एज टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम। और उसके अंदर सिर्फ 2 प्रोविजन, इसके लिए आर्टिकल 124 गवर्न करता है इसको। 124 आपने पढ़ा था अभी, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 इम्पीचमेंट से रिलेट करता है और वो ये कहता है कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर केवल 2 ही वजह से चलाया जा सकता है। पहला, प्रूवन मिसबिहेवियर, और दूसरा इनकैपेसिटी। इन बेसिस पे ही चलाया जा सकता है इनके लिए। लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज या एक एक्ट है हमारा जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट, इस एक्ट के अंदर पहले कोर्ट्स खुद इंक्वायरी करेंगे। कोई अगर उनको सपोज कंप्लेंट मिलती है एलिगेशन से रिलेटेड, इन दो एलिगेशन के बेसिस पे, तो उस पे वो जज के अगेंस्ट पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, खुद जुडिशरी खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। और अगर उन्हें लगता है कि उस कंप्लेंट के अंदर सब्सटेंस है, तब वो उसके लिए रिकमेंडेशन देगी। तो जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर जो इंक्वायरी होती है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे।
ठीक है। ये अपनी इंक्वायरी करते हैं और अपनी इंक्वायरी के बेसिस पे अगर इन्हें लगता है कि देयर आर इनफ सब्सटेंस टू प्रूव टू मूव अहेड विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो ये अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, जब ये अपनी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट अगर उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि आप समझिए प्रेसिडेंट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो फिर पार्लियामेंट में भेजते हैं इस प्रपोजल को। प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट उसे बोलते हैं। प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट को भेजा जाता है फॉर डिस्कशन, और वो डिस्कशन किनके बीच में होता है, यहां तो लोकसभा के 100 एमपीज या राज्यसभा के 50 एमपीज। ठीक है, और इसमें दोनों में सेपरेट वोटिंग होती है। इनकी प्रपोजल के लिए भेजा जाता है और साइमल्टेनियसली उस प्रपोजल को जो भी जज है जिसके अगेंस्ट वो इम्पीचमेंट प्रोसेस होना है, वो पूरा प्रोसीजर फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट उस रिस्पेक्टिव जज के पास भी भेजा जाता है। ठीक है, अगर ये प्रपोजल इम्पीचमेंट के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, अब यहां से आगे इम्पीचमेंट का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट होगा। अगर यहां से भी डिक्लाइन हो गया तभी भी वो खत्म हो जाएगा। वंस दिस प्रपोजल इज पास्ड, तब वो लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के लिए जाता है। वोटिंग सेपरेट होती है और 2/3 मेजॉरिटी से उस प्रपोजल को पास होना होता है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये 2/3 वोटिंग से पास होता है तो चीफ जस्टिस, तो ये प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट कंप्लीट माना जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि इस प्रोसीजर को काफी कम्बरसम बनाया गया। कम्बरसम क्यों बनाया गया? ताकि इसका मिसयूटिलाइजेशन ना हो पाए। और आप इसको ये फैक्ट इस चीज से भी प्रूव होता है कि इंडिया की इतनी इंडिपेंडेंस के आज 70 साल होने के बाद भी देयर हैव बीन ओनली 2 इंस्टेंसेस जहां पर इम्पीचमेंट प्रोसीजर चला। उसमें से भी एक फेल हुआ। कौन सा फेल हुआ? 1991 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ये चला था, जो कि 2/3 मेजॉरिटी में पास नहीं हो सका, इसलिए फेल हो गया। इसके अलावा एक दूसरा चला था, सेकंड जो चला 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट। कौन थे वो? जस्टिस सौमित्रा सेन। जस्टिस सौमित्रा सेन के अगेंस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड को लेकर के इम्पीचमेंट प्रोसीजर चला एंड वो पास हुआ। तो अपन आज तक के हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक इंस्टेंस हुआ है जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसीजर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। तो हमने अब यहाँ तक हमने ये सारा हमारा बेसिक्स जो है जुडिशियल सिस्टम का वो हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ एक स्पेशल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो कि हमारे आगे की स्टडीज में कई बार आगे यूज होगा। ठीक है, कुछ एक स्पेशल परमिशन राइट्स अवेलेबल है हमारी कोर्ट्स को। जैसे अभी हम जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था आर्टिकल 143 के अंदर, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 32 के अंदर कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट्स के राइट्स है। ठीक है,
इसके अलावा उनके पास एक राइट होता है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हमारे यहाँ पर हमारे पास 5 तरीके की रिट्स होती है। पांच तरीके की रिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मेंडेमिस, रिट ऑफ सर्टियोरी, रिट ऑफ क्यू वारंटो और रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये 5 तरीके की रिट्स हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर आती हैं, जिनके बाद जो आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि किसी भी कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिमूव करके अपने पास मंगा ले। रिट ऑफ क्यू वारंटी के अंदर कोर्ट के पास कोर्ट ये डायरेक्शन देता है किसी भी ऐसे पर्सन को जिन्होंने अनलॉफुली अपना ऑफिस होल्ड किया हुआ, उसको ऑफिस वेकेट करने के लिए ऑर्डर देते हैं। और रिट ऑफ प्रोहिबिशन के अंदर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को प्रोहिबिट करते हैं टू हियर अ पर्टिकुलर केस। तो ये आपके 5 तरीके के रिट हो गए। अब हम चलते हैं, क्विकली विल मूव ऑन टू द जुडिशियल रिव्यू राइट्स। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल अवेलेबल है हमारे कोर्ट्स के पास, जिससे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो जिस पर्पस के लिए जो हमारा जिस पर्पस के हिसाब से हमारे फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स अवेलेबल हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कराई हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो हमारे जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से, जुडिशियल रिव्यू की पावर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने पास करते हैं। इसमें आप चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इंडिया के जुडिशियल रिव्यू में, इंडिया की जुडिशरी के अंदर ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स हैं, वो दिस इज अनलाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। ऑल्दो हमारा जो बेसिक जो ज़्यादातर जो चीज़ें जुडिशरी के अंदर आई हैं वो इंग्लिश सिस्टम से आई हैं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू यूके के अंदर नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जुडिशरी हैज़ गॉट राइट टू रिव्यू any decision of legislation or executives if they found that such action is inconsistent with the Constitution of India। जबकि ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स के इंग्लिश लॉ के अंदर ये प्रोविजंस नहीं है। अब जनरली जो कोर्ट इसको यूज करता है वो कहाँ यूज करता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कोई ऐसा लॉ बनाया है व्हिच इज एडवर्सली इंपैक्टिंग द जुडिशियल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप राइट्स को, ग्रुप राइट्स के लिए आर्टिकल 143 जहां पर कि पीआईएल का प्रोविजन है, इनके थ्रू कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू करता है और कोर्ट अपने आप को एक रिलैक्सेशन देता है ऑन द मैटर ऑफ लोकस स्टैंडी। अदरवाइज कोई भी कोर्ट्स के पास लोकस स्टैंडी होना चाहिए, मतलब केस के हियरिंग के लिए जो भी पिटीशन कर रहा है उनके लोकस स्टैंडी होनी पड़ेगी, तभी वो केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पीआईएल के केस के अंदर लोकस स्टैंडी के प्रोविजन को रिलैक्स किया गया है एंड एनी पर्सन कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिफोर द कोर्ट इफ इट थिंक्स कि वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट या वायलेशन ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है। दूसरा, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बेसिस पे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के अंदर जो अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, उन चीजों को के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है टू रिव्यू जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू।
जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस के थ्रू ही कोर्ट्स ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व किया है। बहुत फेमस केस हुआ केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन किया था कि लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव एन नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में एज लॉन्ग एज दे आर इन कंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करता है, प्लस सच अमेंडमेंट शुड नॉट इम्पैक्ट or should not adversely impact the basic structure of constitution। basic structure of constitution का मतलब होता है कि जो हमारा constitution का basic framework है जो कि preamble से start होता है, वहां से ही कोई भी ऐसा change जो कि जिसकी वजह से हमारे constitution ने जो भी privileges दी हैं हमारे citizens को या individual को या human rights वगैरह provide किए गए हैं, freedoms provide की गई हैं, उनके अंदर अगर कोई बेसिक चेंज हो करता है या कोई फ्रीडम्स या राइट्स को अगर विड्रॉ करने की कोई ऐसी बात होती है जिस यानी कि दैट विल बी ट्रीटेड एज हैम्परिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन कोर्ट मे इंटरवीन थ्रू जुडिशियल रिव्यू एंड दे मे रोल बैक सच अमेंडमेंट। तो कोर्ट्स के पास इंडिया के अंदर आप ये हमारा टॉपिक इसमें कवर होता है जुडिशरी का, जिससे कि अब एक आप समझेंगे कि हमने इसके अंदर जो भी कुछ पढ़ा राइट फ्रॉम दी हायरार्कियल सिस्टम टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, क्या क्या आपके पास अथॉरिटीज हैं, तो आप सब में ये देखते हो कि जुडिशरी इज बिकमिंग अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी 4 पिलर प्रोवाइड किए थे, जुडिशरी उनका एक अभिन्न अंग है और इस चैप्टर के थ्रू हमने एक बेसिक आइडिया आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। दैट इज ऑल फ्रेंड, विल मीट फॉर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।